हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री की इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो हम लोगों ने चालू कर रखा है, हमारा टॉपिक है सभ्यताओं के बारे में। कौन सी सभ्यता को चालू कर रखा है? मुख्य रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता को चालू कर रखा है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमने कौन सी संस्कृति को पढ़ा था? हमने पढ़ा था सुमेरिया की संस्कृति को देख लिया था। आगे जो संस्कृति है वो है बेबीलोनिया की संस्कृति। देखो, एक बात मैं आपको समझाने वाली चीजें यहाँ पर कम है। देखो, एक बात ये है कि मुख्य रूप से जो सभ्यता, ये चारों जो संस्कृति है ना, ये एक दूसरे से मिली जुली है। इनके सामाजिक ढांचा इक्वली है। जैसे कि हमने मेसोपोटामिया में पढ़ा है, सुमेरिया में पढ़ा है। आज बेबीलोनिया की जो हम चीजें पढ़ेंगे ना, वो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। अदरवाइज इनका सामाजिक ढांचा, इनका आर्थिक ढांचा सेम ही है, डिटो सेम है। इनका राजनीतिक ढांचा हो गया सेम ही है। थोड़ी बहुत बातें जो अलग है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। शिक्षा व्यवस्था, ज्योतिष शास्त्र वगैरह की चीजें थोड़ी सी अलग है बेबीलोनिया की सभ्यता में, और सब सेम ही है। जैसे कि इनका राजनीतिक ढांचा जो है ना, राजनीतिक शासन व्यवस्था कैसी थी इनकी, बेबीलोनिया वालों की। तो वही बात कि एक शासन व्यवस्था को संभालने के लिए राजा या सम्राट सर्वोच्च अधिकारी होता है, और वो सारे शासन संचालन के जो निर्णय वगैरह लिए जाते थे ना, सारे अधिकार किसके पास थे? राजा के पास ही थे। मुख्य जो केंद्रीय इकाई का केंद्र बिंदु माना गया है वो राजा को ही माना गया है। तो वही सर्वोच्च अधिकारी होता है, वही सर्वोच्च पदाधिकारी था, और वही सर्वोच्च सेंटर पॉइंट जो नौकरशाही व्यवस्था होती है ना, उसका सर्वोच्च वक्ता वही होता था। कौन? राजा था। राजा एक प्रकार से वैभवशाली घरों में, महलों में रहता है। और उसके द्वारा जो है ना, कुछ कर्मचारियों की, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। सेकंड नंबर में मैंने लिखा है यहाँ पे कर्मचारियों की। कर्मचारी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते थे। ठीक है, एक कर्मचारी जो कि राजा के अंडर में ही, महल में ही वही रहता था, उसके राजघराने में रहता था। ठीक है, एक ये जो कर्मचारी, दूसरे नंबर का जो कर्मचारी था ना, वो मंदिरों में रहते थे। मंदिरों के शासन संचालन को संभालते थे, उनकी देखरेख वगैरह जो था ना, उसकी व्यवस्था को देखते थे। कौन? सेकंड नंबर वाले कर्मचारी। ठीक है, और तीन नंबर की जो राजनीतिक व्यवस्था में आती है उनका देखो एक हो गया न्याय व्यवस्था हो गई, दंड, कानूनी दंड वगैरह हो गया, पुलिस विभाग हो गया, न्याय व्यवस्था हो गई, दंड व्यवस्था हो गई। ये चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम उधर का ये देखें कि कानून का ढांचा कैसा था, तो एक प्रकार से विधि संहिता बनी हुई थी, और उसी के अनुसार जो थे ना वो निर्णय लिए जाते थे। ठीक है, और अगर हम दंड की बात करें कि दंड किस प्रकार का यहाँ पर प्रचलित था, तो एक बात वो है कि जैसे को तैसा दंड दिया जाता था। ठीक है, जो जैसा करेगा उसको उसी के अनुरूप, अपराधी को उसी के अनुरूप जो है ना दंडित किया जाता था, दंडित दिया जाता था। अगर कोई नॉर्मल सामान्य अपराधी है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता था कि वो अपना क्या करेगा, अपना खुद को निर्दोष साबित करने के लिए साबित करेगा, प्रूफ ला के देगा। हम आपको प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपको एक मौका देंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे कि या तो आप आग में कूद जाओ, पानी में कूद जाओ, खुद को आग लगा लो। मतलब ये तरीके थे एक अपराधी को खुद को निर्दोष साबित करने के लिए। अगर वो पानी में गिर गया और वहां से वो क्या जीवित निकल गया है तो वो निर्दोष है। अगर उसने खुद को आग जला लिया, वहां से वो सुरक्षित निकल गया तो वो, अगर उसने आग के अंगारों के ऊपर चलते हुए एक प्रकार से खुद को निर्दोष साबित कर दिया तब वो इंसान सही है। तो ये तरीके थे एक प्रकार से एक अपराधी को निर्दोष साबित करने के लिए। और अगर हम दंड की बात करें तो शारीरिक दंड भी दिए जाते हैं, आर्थिक दंड भी दिए गए थे। शारीरिक दंड और आर्थिक दंड में थोड़ा सा ये है, जैसे कि एक तो एक घोर अपराध होता है। ठीक, एक तो सामान्य अपराध होता है, घोर अपराध होता है। किसी की हत्या कर दी गई, ये घोर अपराध था, और इसके लिए एक प्रकार से दोनों दंड विद्यमान थे। आर्थिक दंड भी विद्यमान था और शारीरिक दंड भी जो है विद्यमान था। ये बात है। ठीक है, और शांति व्यवस्था को संचालित, मतलब शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए पुलिस विभाग भी विद्यमान था उस समय में। ये थोड़ा सा इनका राजनीतिक, जैसे हमने मेसोपोटामिया में उस समय में पढ़ा है ना, राजनीतिक ढांचा इनका, वो यहाँ पे थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। थोड़ा सा इक्का दुक्का आगे पीछे होगा, वरना सेम सिचुएशन ही होती है राजनीतिक व्यवस्था में। और सामाजिक व्यवस्था में क्या है चीजें हैं, जैसे हमने सुमेरियन संस्कृति में क्या देखा था कि समाज तीन भागों में बंटा हुआ था, उच्च वर्ग में, मध्यम वर्ग में और निम्न वर्ग में। ठीक है, यहाँ पर भी समाज सेम था, तीन भागों में समाज बंटा हुआ था, जिसमें से उच्च वर्ग जो था ना वो धनाढ़ परिवार वाला थे। उच्च पदाधिकारी, राजा वगैरह, उसके अधिकारी, दरबारीगण वगैरह, वो सारे कौन थे? जो वैभवशाली थे, और ऊंचे घरानों में, ऊंचे घरानों के लोग थे, खास विशेष अधिकार उनको प्राप्त था, शान शौकत से वो रहते थे, खाते पीते थे।
वो लोग उच्च वर्ग में आते थे। मध्यम वर्ग में वो लोग आते थे जो कि एक प्रकार से जागरूक वर्ग था, जन जागृति लाने का उनका काम होता था मध्यम वर्ग का, जो अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से क्या करते थे, जीवन निर्वाह करते थे। निम्न वर्ग जो जमीन से जुड़ा हुआ था, किसान मुख्य रूप से, मजदूर मुख्य रूप से, वो था। ठीक है। फिर आता है परिवार। परिवार में निसंदेह परिवार पितृत्वात्मक परिवार था। ठीक है। और सारे फैसले पिता के द्वारा लिए जाते थे। यहाँ पे जो थोड़ी बात अलग है वो ये है कि पिता जो है ना, एक प्रकार से खुशी खुशी क्या करता है पता है, अपने अगर बेटा है तो उसको बेच सकता है, ठीक है, उसको मार सकता है। और अगर बेटी है तो उसको खुशी खुशी क्या करेगा, देवदासी बना देगा, या फिर उसको मंदिर में छोड़, मतलब मंदिर में छोड़ के आ जाएगा। मंदिर में छोड़ के आने का मतलब ये है, वहां पे उसको देवदासी बनने के लिए छोड़ के आया है वो, वहां पे या तो वो सेवा करेगी या देवदासी बन जाएगी वहां की। या फिर पिता उसको बेच सकता है, ठीक है, उसकी बिक्री लगा सकता है। जैसे कि हम ये विवाह मैंने लिखा नहीं, विवाह लिखा है, ठीक है, विवाह में हम देखेंगे जो बच्चों के जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते थे ना, वो बड़े बड़ों बुजुर्गों के द्वारा स्थापित किए जाते थे। ठीक है। विवाह में हम इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कि अगर किसी पति की मृत्यु हो गई है ना, तो पत्नी पुनर्विवाह कर सकती है, उसके पास ये अधिकार है। और पति अगर वो पुनर्विवाह नहीं करती है तो पति की सारी संपत्ति के ऊपर उसका अधिकार होगा। वो जैसे तैसे, जैसे चाहे वैसे उसके साथ जो है उन संपत्ति का, उस पैसों का इस्तेमाल कर सकती है वो महिला। ठीक है। और एक बात ये है कि आगे की बातों को अगर देखें, जैसे कि सॉरी बच्चों, पता है यहाँ पे पिता क्या करता था, पिता एक, जैसे कि उसने अपनी बेटी को मंदिर में छोड़ के आ गया देवदासी बनाने के लिए। विवाह में थोड़ा सा ऐसे भी करता था पिता कि वो अपनी बेटी की नीलामी करता था, बिक्री लगाता था, कि जिस व्यक्ति के द्वारा ज्यादा पैसे दिए जाएंगे उस व्यक्ति को अपनी अपनी बेटी सौंप देता था। एक प्रकार से नीलामी मान लो आप, एक प्रकार से बिक्री मान लो, क्रय विक्रय जो है ना यहाँ पे किया जाता था बेटियों का। ऐसे थे, ऐसे विवाह भी संपन्न किए जाते थे यहाँ इस समाज में, बेबीलोनिया के समाज में। वेश्यावृत्ति, प्राचीन भारत देख लो, मध्यकालीन भारत देख लो, आधुनिक भारत देख लो, वर्तमान देख लो, वेश्यावृत्ति एक ऐसा एक प्रकार से मैं कह सकती हूँ व्यापार मान लो, कुछ भी मतलब काम है, कार्य जो भी है। वेश्यावृत्ति प्राचीन समय से चलती आ रही चीजें हैं, भले ही इनको हीन दृष्टि से आज हम देखते हैं परंतु उस समय में नहीं देखा जाता था। यहाँ पे एक विन्नस मंदिर की बात मिलती है, बार बार मैंने पढ़ी है कि विन्नस नामक मंदिर, ठीक है, वहां पे एक प्रचलन था कि वहां पे प्रत्येक स्त्री को मंदिर में जाना है और वहां पे वेश्यावृत्ति करनी है, पर जीवन में एक बार तो करना ही है। मतलब हम तो यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि जीवन में एक बार किसी भगवान की धोख लगानी है भाई, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नियम था, ऐसा प्रचलन था कि प्रत्येक महिला, चाहे लड़की हो या फिर महिला हो, उसको विनेश मंदिर में जाके एक प्रकार से अनजान एक पुरुष के साथ संभोग स्थापित करना है, या फिर मुख्य रूप से अगर कोई महिला है अपने मन से चाहे जिस व्यक्ति के साथ में वो मतलब संभोग स्थापित कर सकती है, या फिर आने वाले समय में वो वेश्यावृत्ति जो काम है, धंधा है, उसको अपना सकती थी। तो वेश्यावृत्ति यहाँ पे ये प्रचलन में था वेश्यावृत्ति। ठीक है। देवदासियां, वही मंदिरों में देवदासियां होती थी। ठीक है। और या तो घर की मतलब घर के परिवार के लोगों के द्वारा उनको छोड़ दिया जाता था वहां पे, और वो अपनी मर्जी से भी देवदासी बन सकती थी, ये था। फिर आता है जैसे कि अब देखो एक बात है, वेश्यावृत्ति की बात हमने देख ली, देवदासियों की बात हमने देख ली, वैवाहिक संबंध की हमने बात देख ली, तो इन तीनों में क्या आती है, महिलाओं की बातें आती है। अब महिलाएं एक भाई वही वही बात है, प्रसाधन की सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं से तो सबसे ज्यादा प्यार ही महिलाएं करती हैं। तो हम देख समझ सकते हैं कि सौंदर्य की वस्तुएं काफी यहाँ पे मिली होंगी। और महिलाएं जो है ना सौंदर्य, क्योंकि उनका श्रृंगार ही महिला का एक प्रकार से श्रृंगार है, मतलब क्या करना, मेकअप करना तो महिला का श्रृंगार है। तो सौंदर्य की वस्तुएं काफी हमें मिलती है, और जो स्पष्ट करती कि महिलाएं बेबीलोनिया सभ्यता की संस्कृति की जो महिलाएं थी वो श्रृंगारिक वस्तु को अपनाती थी, वो श्रृंगार करती थी, ठीक है, उनको सौंदर्य की वस्तुएं पसंद थी। फिर थोड़ा सा समाज में हम ये देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर गया है भाई, उसका शव के साथ वो क्या करेंगे, वो दो तरीके थे। जैसे कि या तो उसको उसको जला भी सकते थे, ठीक है, जलाया भी जाता था, और उसको जमीन के अंदर गाड़ भी दिया जाता था, जमीन के अंदर उसको गाड़ दिया जाता था। और उसके साथ में, इसके साथ में, शव के साथ में क्या करा जाता था, कुछ भी आवश्यक वस्तुएं जो उनको पसंद थी वो उस शव के साथ में उनको दफना दी जाती थी। जैसे किसी स्त्री को कोई गहना पसंद है तो उस स्त्री अगर वो मर गई है उसके साथ में, उसके शव के साथ में जो है ना उस वस्तु को दफना दिया जाता था। और भी कुछ वस्तुएं
जो कि अगर किसी व्यक्ति को मरने वाले व्यक्ति को पसंद है, या फिर उस घर की कुछ है मतलब रीति रिवाज प्रचलन जो है उसके अनुसार वो वस्तुएं गाड़ दी जाती थी उस शव के साथ में। एक तरफ मैंने लिखा है यहाँ पे लिपि के बारे में। किसकी लिपि? बेबीलोनिया की लिपि के बारे में। तो बेबीलोनिया की लिपि जो है मुख्य रूप से हम देखते हैं, इस लिपि को भाई जैसे काफी टाइम लगा था पढ़ने में, 10-12 साल लगे थे एक व्यक्ति को। उस नाम का व्यक्ति है रोलिसन नाम का कोई इतिहासकार, ठीक है, अंग्रेज था ये। तो इस रोलिसन ने क्या किया था, इसको एक हमने पहली क्लास में ही देखा था शायद, वो हाँ पहली क्लास में देखा था कि मे भी टाइमिंग मैं भूल रही हूँ, 1800 में कुछ टाइम होगा। शिलालेख मिलते हैं, दारा प्रथम का शिलालेख मिलता है एक, ठीक है। वो था जगह इराक का एक स्थान था बिहिस्तून नाम का। हमने देखे थे ना मेसोपोटामियन सभ्यता हमने देखी थी, वहां पे दो अभिलेख मिले थे। एक तो था बिहिस्तून से मिला था, बिहिस्तून से, और एक मिला था सुसा, एक जगह का नाम है ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ है? इराक में ही है ये। यहाँ से क्या मिले थे? शिलालेख मिले थे, शिलालेख मिले थे। उनको पढ़ा था किसने? रोलिसन, मैंने ऊपर नाम लिखा, उस व्यक्ति ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। इनको पढ़ने के बाद में पता चला था कि बेबीलोनिया है, सुमेरियन है, सीरियन है, ये संस्कृतियां हैं, ये सभ्यताएं हैं, और इनकी लिपि को रोलिसन ने पढ़ा था। उसके बाद में इस सभ्यता के बारे में उन्होंने विषयों को बताया था। तो मुख्य रूप से टफ नहीं कह सकते, परंतु आसान भी नहीं थी लिपि। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी थी, ठीक है। वही मंदिरों में पाठशालाएं भी बनी हुई थी, अलग पाठशाला भी बनी हुई थी जहाँ पे शिक्षा प्रचलित थी, और मंदिरों में भी शिक्षा प्रचलित थी, मंदिरों में भी पढ़ाई लिखाई होती थी उनकी। देखो थोड़ा सा इनका डिफरेंस जो आता है ना, इनका बेबीलोनिया वालों का, वो आता है कि ये लोग जो है ना, इनका खगोल शास्त्र जो था ना वो मजबूत था, ज्योतिष शास्त्र इनका मजबूत था। इन लोगों को अगर कह सकते हैं ना, थोड़ा सा भविष्यवक्ता थे ये। इनको पता होता था कि जैसे कि कोई ग्रह कैसा है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, या फिर इनको ऐसा भी पता होता था, कि आने वाले समय में मौसम किस प्रकार से परिवर्तित होगा। मौसम और जलवायु की जानकारी इन लोगों को थी पहले से ही। इस प्रकार से ये क्या है, खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे, इनको जानकारी थी। और जैसे कि एक बात ये है कि सूर्य कब जो है ना होता है, मतलब एक प्रकार से उगता है, कब वो सूर्य अस्त होता है, इन चीजों की जानकारी भी इन लोगों को थी। तो इन लोगों का खगोल, इनका थोड़ा सा ना ज्योतिष में इनका क्या था, विश्वास था, इनको जानकारी थी इन चीजों की, ये बात है। फिर जैसे कि आगे की बात आती है यहाँ पर कि ये लोग आर्थिक व्यवस्था कैसी थी इनकी, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, किसी चीज के बारे में हम लिख रहे हैं ना, किसी संस्कृति के बारे में लिख रहे हैं, सभ्यता के बारे में आ जाए, तो उसकी सारी व्यवस्थाओं का हमें पता होना चाहिए। समाज कैसा है, शासन व्यवस्था कौन संभाल रहा है, खाने पीने क्या कार्य किए जा रहे हैं, उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं, खेती पशुपालन हो रहा है, वो चीजें, या उस समय का धार्मिक व्यवस्था कैसा है, लिपि लेखन साहित्य खगोल शास्त्र ज्योतिष शास्त्र शिक्षा न्याय दंड, सब कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए उस संस्कृति के बारे में। आर्थिक व्यवस्था में थोड़ा सा हम इस प्रकार से देखते हैं। देखो मेसोपोटामिया में हमने देखा है, बेबीलोनिया सॉरी क्या सुमेरियन पढ़ा था, सुमेरियन में भी हमने देखा था कि वो लोग क्या करते थे, खेती करते थे। और जैसे कि सुमेरियन में हमने देखा था कि जो खेती करते थे ना किसान, तो खेती उस जमीन को 3 भागों में, मतलब जो कृषि करने वाली भूमि थी ना, उस भूमि को 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। एक तो सामूहिक भूमि थी, एक था एक प्रकार से डिवाइड, एक प्रकार सामूहिक भूमि जिसमें सम्मिलित रूप से किसान खेती करते थे और उसके पैसे जो है ना बांट लिए जाते थे। एक भूमि वो थी जो कि निश्चित की गई थी कि उस पे खेती किसान कर रहा है, लेकिन उससे जो उपज प्राप्त होगी ना, उससे जो पैसा आएगा, वो पैसा कहाँ जाएगा, मंदिर की देख रेख में किया जाएगा। एक भूमि का टुकड़ा जो कि किसानों में डिवाइड कर दिया गया था, किसान उनको मतलब निश्चित कर दिया गया था कि ये भूमि का टुकड़ा आपका है, डिवाइड कर रखा था जमीन को। वो बात तो हो गई, ठीक है, खेती में हो गई वो चीजें। पशुपालन का देखो, साथ में खेती कर रहे हैं, खेती के साथ में पशुपालन तो होगा ही होगा। हम हर संस्कृति में हर सभ्यता में देखते हैं कि पशुपालन भी ये लोग करते थे, पशुओं को भी ये पालते थे। इसके अलावा उद्योग धंधे व्यापार वाणिज्य का तो हम ज्यादा नहीं देखते, उद्योग धंधों को कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि ये लोग जैसे कि तांबे से और ये हड्डियां होती है ना, इनसे ये परिचित थे ये लोग। ये आज के ये चीजें है ना, जैसे कि सुमेरियन और आज का बेबीलोनिया ही संस्कृति होगी। बेबीलोनिया की संस्कृति होने के बाद में हमारा जो सिलेबस की जो फर्स्ट यूनिट है ना, वो कंप्लीट हो जाती है बच्चों, ठीक है। वैसे जैसे कि एसीरियन की सभ्यता, एसीरियन की समाज है ना, एसीरिया मैंने बोला, ठीक है, एसीरियन बोलते हैं उसको। एसीरियन एसीरियन की संस्कृति या एसीरियन की सभ्यता,
में हम सामाजिक ढांचा और आर्थिक ढांचा, राजनीतिक व्यवस्था उसकी, राजनीतिक ढांचा उसका, सब चीज़ें एक दूसरे से मिली जुली चीज़ें हैं। थोड़ा सा डिफरेंट आगे पीछे हो सकता है, एक दो लाइन, और सब एक दूसरे से मिला जुला ही है। तो इसलिए हमें उन चीज़ों को समझने की जरूरत नहीं है। हमने दो चीज़ें ये पढ़ ली है, सुमेरन को पढ़ लिया है, बेबीलोनियन को पढ़ लिया है, इनके ढांचे को, इनकी व्यवस्था को हमने देख लिया है, उसके तहत हम उन दोनों को भी लिख सकते हैं। तो हम कल की क्लास में अपने सेकंड यूनिट या फिर थर्ड यूनिट का कोई टॉपिक चालू करेंगे बच्चों। चलो ठीक है, थैंक यू।